हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। इस बार सदन में दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका कोई विधायक सदन में नहीं रहेगा। जी हां, राजस्थान की सीमा से सटा एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दूसरा विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल की वादियों से सटा कालका विधानसभा क्षेत्र। कालका से 2019 के चुनाव में कांग्रेस की सीट पर प्रदीप चौधरी विधायक बने थे, लेकिन पिछले दिनों हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट के एक फैसले के चलते प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आज जनता टीवी पहुंचा है कालका विधानसभा क्षेत्र में और यहां का अगर उपचुनाव होता है तो सियासी पारा क्या कहता है, इसकी एक रिपोर्ट देखिए। 90 सीटों वाली हरियाणा की विधानसभा अब 88 सीटों की रह गई है, क्योंकि कालका के विधायक की सदस्यता रद्द हो गई और एलनाबाद के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। आइए आपको जरा कालका विधानसभा का इतिहास बताते हैं। कालका विधानसभा सीट पर 2019 में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी 57,948 वोट हासिल करके जीते थे और दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी की लतिका शर्मा को 5,931 वोटों से हराया था। 2019 में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 57,948 वोट मिले। यहां जीत का मार्जिन 5,931 था। वहीं बीजेपी की लतिका शर्मा को 52,017 वोट मिले, तो जेजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी को 7,739 वोट हासिल हुए। वहीं इनेलो के सतिंदर सिंह को 4,963 वोट मिले थे। ये तो हुई साल 2019 के विधानसभा की बात, लेकिन अगर अब कालका में उपचुनाव होता है तो मुकाबला टक्कर का होगा। इसलिए एक नजर कालका के समीकरण पर डालना भी जरूरी है। हलके में 123 गांव हैं। कुल वोटों की संख्या 1,80,000 है, जिसमें शहरी वोट 20% हैं और ग्रामीण वोट 80%। कालका सीट पर फिर से चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पार्टियां दांव किस पर खेलेंगी, ये बड़ा सवाल है। एक नजर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों पर डालते हैं। बीजेपी से लतिका शर्मा और श्यामलाल बंसल, कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई, ओपी गुर्जर, मनवीर कौर गिल, जेजेपी से भाग सिंह दमदमा, सतविंद्र राणा और इनेलो से सीमा चौधरी। कालका सीट पर उम्मीदवारी के लिए जद्दोजहद इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2007 में हुए परिसीमन में बनी कालका सीट का इतिहास भी मजेदार रहा है। 2009 विधानसभा चुनाव प्रदीप चौधरी ने इनेलो की टिकट पर जीता। 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लतिका शर्मा ने जीता और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर प्रदीप चौधरी विधायक बने। एक तरफ कालका की सीट खाली हुई तो दूसरी तरफ विपक्ष के हमले भी तेज हो गए। प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस हमलावर हुई और भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदीप चौधरी के मामले में जल्दबाजी की है। इस बात की भी चर्चा हुई, जो स्पीकर ने प्रदीप जो हमारे विधायक थे उनको शनिचरवार उनको दफ्तर खुलवा के वो किया, उससे साफ जाहिर है कि प्रजातंत्र का गला घोटने की नीयत है। नहीं तो मौका मिलना चाहिए ना, उनको नोटिस देना चाहिए था, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी। कानून में इजाजत है भी 30 दिन की या कितने दिन की मोहलत है, अपील करने का, अपील के टाइम इंतजार करनी चाहिए थी। तो फिर अपना फैसला ले सकते हैं या उससे बगैर उनसे सुनवाई करे। ऐसा कभी नहीं हुआ स्पीकर ने छुट्टी के दिन ये किया हो, तो इस बात की भी चर्चा हुई। विपक्ष के हमलों पर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कानून के मुताबिक बड़े बड़े कानून के ज्ञाता कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उनको भली भांति परिचित है कि 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार किसी भी विधानसभा सदस्य को अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा हो जाती है
तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। सियासत में कुर्सी ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रहती और यहां भी नहीं रहेगी, ये तय है। लेकिन कौन सी पार्टी किस पर दांव खेलेगी, ये मसला बड़ा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। आज हम पहुंचे हैं कालका विधानसभा क्षेत्र में। कालका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इसी के बीच सियासी पारा मापने के लिए हम पहुंचे हैं कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा के पास। लतिका जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले यही सवाल है कि जो कालका विधानसभा क्षेत्र है, ये हिमाचल की पहाड़ी की जो चोटियां हैं उसकी गोद में सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर जो एक आहट हुई है उपचुनाव की, उसको आप आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अवसर समझते हैं या चुनौती के तौर पर इसको देखते हैं? देखो, माँ कालका के नाम से ये विधानसभा जो हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा है और पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ा विषमताओं से ये क्षेत्र भरा हुआ है। हरियाणा की सबसे लंबी ये विधानसभा है और उपचुनाव का होना ये तो एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिसमें किसी के लिए अवसर भी होता है, किसी के लिए चुनौती भी होती है। चुनौती इसलिए क्योंकि अब क्योंकि जो काम हमने लगातार किया, एक भारतीय जनता पार्टी को पीछे अवसर मिला था। 2014 में हमारे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और हमारी सरकार ने बहुत यहाँ पर काम किए। और उसके बाद चुनौतियाँ इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ पर कितना भी काम किया जाए उतना काम करना कम है। तो ये दोनों ही बात है, अवसर भी है और चुनौती भी है कि जो काम पहले थे उनको बढ़ाने का मौका भी सरकार के माध्यम से मिलेगा। मैम, 2019 में चुनाव हुआ, पार्टी ने आपको एक बार फिर भरोसा जताते हुए टिकट दिया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के प्रतिद्वंदी जो आपके उम्मीदवार थे प्रदीप चौधरी, उनसे एक बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव हार गए। लेकिन इसके बीच अब प्रदीप चौधरी जो है वो एक मामले में, आपराधिक मामले में उनको जो है वो दोषी वो करार दिए गए। इसके बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने सीट को खाली घोषित किया और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में आपके ऊपर भरोसा जता चुकी है। अगर उपचुनाव की संभावना बनती है, अगर प्रदीप चौधरी को ऊपरी अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है, उपचुनाव में अगर जाती है, तो उपचुनाव में आपके ऊपर पार्टी भरोसा जताए, ऐसा आपका 5 साल का कार्यकाल जो रहा उसकी क्या आप उपलब्धियां मानते हैं? 2019 में पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता भी चुकी है, लेकिन एक बार फिर पार्टी लतिका शर्मा को ही उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे, इसकी वजह? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है और मेरे को बहुत ही इस बात में बड़ी खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मेरे को मौका दिया। और मैं ये भी कहूँगी कि हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता बड़े लगे और जो हमारी सरकार ने अब तक काम किए थे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वो हमने यहाँ काम किए भी और लोग इस बात को सराहते हैं। तभी जो वोटें पहले पड़ी थी 2014 में, उससे भी ज़्यादा वोटें पड़ी, कम से कम 4000 वोट उससे फालतू हमारे को पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कहना चाहिए कि इस तरह की हार नहीं है, क्योंकि लोगों को जो विश्वास है, विश्वास सबके ऊपर नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की तो एक ये खूबसूरती है कि हर समय चुनाव आता है और जनता को मौका दिया जाता है कि जनता उसको बखूबी समझे और करे। मैम, आपका जो 5 साल का कार्यकाल है उसकी बात करते हैं, तो उस 5 साल के कार्यकाल में इस पहाड़ी क्षेत्र के साथ लगता जो हरियाणा का 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र जो कालका है, उसमें ऐसी क्या क्या आपके सामने चुनौतियां थी? 2014 में ये सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिला और आप विधायक बने। उसके बाद क्या आपकी उपलब्धियां रही 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल के बीच में? खासतौर पर आपने किस जो है वो यहाँ पर सेक्टर पे फोकस किया, एजुकेशन पर फोकस किया या रूरल जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र इसको ज़्यादा माना जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मोरनी जैसे पहाड़ी एरिया है, किस तरीके का आपने यहाँ पर रोड मैप तैयार किया और किसके उस पर आप कैसे आगे बढ़े? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि चुनौतियों से भरा क्षेत्र है ये, और मेरे को इस बात की बहुत ही खुशी है कि 5 साल के कार्यकाल में हमने यहाँ वो काम करके दिखाए जो काम पहले यहाँ जो दिग्गज रहे हैं नेता उनको करना चाहिए था। जैसे भाई चंद्रमोहन जी थे, लगातार यहाँ पर विधायक रहे और एक तरह कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री थे। प्रदीप चौधरी जी जो कि लगातार 2 बार विधायक रहे,
लेकिन जो काम मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ कर पाई वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जैसे पिंजौर बाईपास बद्दी, जो माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुद यहाँ पर आके अनाउंस किया और वो बना, जो कि पिंजौर और कालका की लाइफ लाइन है, और कुछ ही समय में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हिमाचल को फायदा होगा और पिंजौर को फायदा सबसे ज्यादा। आए दिन एक्सीडेंट होते थे। अमरावती अंडरपास जहां मेरा निवास है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर चारों हिमाचल के जो बॉर्डर लगते हैं उन पे हर तरफ सड़कें देने का, घाट देने का काम किया। रैपुरानी जैसे जगह में टोडा पुल और इस तरह ठाटर ऐसे ऐसे पुल दिए और रोडों का जाल बिछाया। मंगनी वाला, कुतबे वाला जो बिल्कुल पास लगता हुआ पिंजौर के और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के होते हुए हम जो काम कभी नहीं कर पाए वो हमने, क्योंकि बड़ा लंबा क्षेत्र है तो पुलों के और सड़कों के पूरे जाल बिछाए। और उसके बाद आप कहीं मान सकते हो कि आज़ादी के बाद मोरनी जैसे क्षेत्र में जहां पड़ोस में बिजली टमटमाती थी हिमाचल में, और हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, 110 ढानियों में हमने बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, जो हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट थी और लोगों के लिए सुविधाएं थी। और ऐसे ही यहाँ यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहूँ तो अपने कार्यकाल में मैंने इस क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र घोषित करवा के और शिक्षा की नियमावली में छूट दिलवा करके कम से कम 10 स्कूल अपग्रेड कराए हमने। और उसके बाद रैपुरानी में कॉलेज देने का काम किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज नानकपुर में दिया। और यदि मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बताऊं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने ANM GNM नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग 48 करोड़ की लागत से खेड़ालई में जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा मोरनी जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पे एम्बुलेंस बिल्कुल सभी सुविधाओं से लैस, एक्सरे मशीनें, उसके साथ साथ उसको अपग्रेड करने का काम किया। इसी तरह जो कालका हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने का काम किया। नानकपुर वो CSC बना। और खेलकूद वाले में बताऊं मैं आपको तो कालका में कोई आज तक स्टेडियम नहीं था और हमने कालका के बीचों बीच कॉलेज के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम करवाया और उन्होंने वहां पर हमारे को स्टेडियम देने का काम किया। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पूरी व्यायामशालाएं भी पूरे हमारे कालका विधानसभा में दिया गया। और जो कि मैं कहूंगी कि मूलभूत सुविधाएं हमने अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराया औद्योगिक, जिसके तहत रैपुरानी में आजकल वहां पर फैक्ट्रियां चली हुई हैं। तहसील करवाया रैपुरानी को, और एक एप्पल मंडी जो कि सब्जी और वेजिटेबल के नाम से 100 एकड़ में वो मंडी जो कि अब अपनी चरम सीमा पर है और आगे आने वाले समय में कम से कम 10,000 लोगों को हमारे यहाँ पर उससे रोजगार मिलने का काम होगा। और मैं एक महिला विधायक हूँ। महिलाओं का हमारे यहाँ पर कम से कम जैसे हमारी सरकार ने किया कि 50% पंचायत में महिलाएं हों, हमारी जिला परिषद चेयरमैन महिला, पंचायत महिला है, और उसके अलावा जिला परिषद मेंबर भी महिला है। और उसके बाद जो महिलाओं को दिक्कत होती है पानी की भी। और कालका में, प्रॉपर कालका शहर में, मेरे को जब याद है मैं 2014 में चुनाव लड़ी तो टैंकर खड़े होते थे, मैडम सिर्फ यहाँ पानी की समस्या का सॉल्व करवाओ क्योंकि आप महिला हो। आज मेरे को खुशी है कि पूरी कालका पिंजौर में पानी बहुतायात पानी है। और उसके बाद बिजली का कोई कट नहीं लगता और बिजली की पूरी भरपूर बिजली दी जाती है। और मैं तो यही कहूंगी कि इतने बड़े क्षेत्र में हमारी सरकार के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और कितना काम किया, और आज लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो सुविधाएं और जो हमने काम करने का सभी के सहयोग से किया वो हमने बहुत जबरदस्त उपलब्धि करके मूलभूत सुविधाओं को पूरा करवाने का काम किया। मैम, आपने कहा कि आपने शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फिर मोरनी जैसा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बिजली पहुंचाने की बात हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने यहाँ पर काम किया, तमाम डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन HMT जो है वो कालका के एक बड़ा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन HMT बंद क्यों हुआ मैम? देखो, HMT का हरियाणा में नहीं पूरे भारत में नाम है। और ये एक बात है कि जब तक यहाँ पे केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और मैडम शैलजा यहाँ से सांसद थी, तो तब भी कभी कोई ऐसा काम नहीं इन्होंने HMT के लिए जो करना चाहिए था। कहते हैं ना, शुरू से वो जो लास्ट में जो आया वो हमारे सामने आया, लेकिन उसको हमने बड़े बखूबी से उसको सुलटाने का काम किया। उसमें हमने पूरी जो 2 विंग थी यहाँ पर, ट्रैक्टर विंग और मशीन विंग, तो ट्रैक्टर वाली विंग बंद हुई, लेकिन उन सब लोगों को VRS देने का काम किया, जो बड़ा सम्मानजनक तरीके से उनको पैसा मिला रिटायरमेंट का सारा करके। और उसके बाद हमारी सरकार लगी हुई है कि कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर प्रोजेक्ट लाया जाए कि जिससे जो यहाँ मशीनरी टूल्स में और ये है जो हमारे जो यहाँ पे जो काम करने वाले भी हैं कारीगर, वो बड़े ट्रेंड है, कुछ ऐसा किया जाए। और जो 350 एकड़ लैंड जो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी HMT की, उसी में 100 एकड़ हमारी सरकार ने
जो एप्पल मंडी और फ्रूट वेजिटेबल, क्योंकि हमारा हिमाचल का एरिया है, नॉर्थ इंडिया में सबसे मॉडर्नाइज ये सबसे मंडी बनेगी, तो उसी में से हमने ये वाला लेने का काम किया। मैम साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो पर्यटन स्थल के तौर पर पिंजौर गार्डन जो है उसकी एक पहचान है। पिंजौर गार्डन को लेकर आपकी पिछले 5 साल जब आप विधायक थे तो आपकी क्या जो है वो खास तौर पर उसके ऊपर क्या किस तरह से आपने फोकस किया, और क्या आप इसके अलावा जो है वो ये चाहते हैं, क्या आपके जहन में कोई ऐसा कालका को लेकर प्लान हो कि जो लोग हिमाचल जाते हैं, जो टूरिस्ट हिमाचल जाते हैं, शिमला या फिर उससे आगे जाते हैं और पूरे देश भर से जो टूरिस्ट निकलते हैं वो कालका से निकलते हैं, तो उनके लिए कालका में पिंजौर गार्डन, पिंजौर हेरिटेज गार्डन जैसी कोई और भी ऐसी कोई जगह, कोई ऐसा जो है वो क्षेत्र बनाया जाए इसको कि लोगों का एक स्टॉपेज ये भी हो? हरियाणा का यदि मैं कहूँ कि सबसे अच्छा जो पर्यटक क्षेत्र है, धार्मिक पर्यटक क्षेत्र, वो हमारा कालका है। हिमाचल बॉर्डर के साथ लगते हुए सभी हमारी इस तरह जो खूबसूरती यहाँ जो मिलती है, और जो क्लाइमेट है यहाँ का, वो कहीं ऐसा क्लाइमेट नहीं है। जैसे पिंजौर गार्डन अपने आप में एक बहुत कहते हैं कि एक नाम है इसका। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये पांडवकालीन जगह है, यहाँ पे पानी की बावड़ियाँ बहुत हैं उस भीम का उस टाइम की पांडवकालीन, तो वो भी हमने यहाँ पे रेनोवेट किए हैं। जैसे धारामंडल है यहाँ पर, वो हमने रेनोवेट किया। और उसके बाद जो यहाँ की पौराणिक जगह है, जैसे भीम का यहाँ पे एक इस तरह बहुत से हमारे मोरनी में भी जो नीचे की शिलाएं निकली है उनको भी बड़े अच्छे से वो कर रहे हैं। और हमारी सरकार की स्कीम है कि मोरनी को भी इसको बड़े अच्छे से करा जाए। अभी हमने पैराग्लाइडिंग शिवालिक बोर्ड के माध्यम से भी पैराग्लाइडिंग का और साइकिल रैली वगैरह का आयोजन किया। और इस तरह ये है कि जो हरियाणा में यहाँ पर पर्यटक क्षेत्र बन रहा है, और लोगों का अभी पीछे जो कोरोना काल में भी हमने देखा कि लोगों ने हिमाचल पसंद नहीं किया, हमारे यहाँ चाहे टिकरताल या मोरनी में, यहाँ पर हमारे यहाँ पे सब लोग काफ़ी आए। और मेरे को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लगातार सरकार लगी हुई है और इसको पर्यटक धार्मिक क्षेत्र के रूप में अधिक विकसित किया जाएगा। लतिका जी, पहले जो है वो कालका जो विधानसभा क्षेत्र है ये पंचकुला नगर निगम का हिस्सा बना था, और नगर निगम जो है वो उसके साथ ही कालका जो है वो अटैच था। लेकिन आपने और जो अभी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पंचकुला के विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने एक प्रयास किया और उसके बाद पंचकुला नगर निगम से कालका को एक वापस जो है वो पहली जिस स्थिति में थे वहाँ पर जो है वो कालका अब है। क्या वजह रही, क्योंकि डेवलपमेंट प्रभावित हो रही थी, या फिर आपने कालका में और ज़्यादा एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट हो उसके लिए ये फैसला जो है वो लेने का फैसला किया? क्या कारण रहे इसके पीछे? यहाँ पर जो पिंजौर पंचकुला में हमारे को कालका को, जो हमारे कालका के 6 वार्ड थे कॉरपोरेशन के, क्योंकि आधी आबादी हमारी पिंजौर कालका में है जी। और जो डेवलपमेंट यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि पहले कांग्रेस ने यहाँ पर डीएलएफ को फायदा देने के लिए और बिल्कुल अलग वो करने के लिए इसको हमारे को कालका को पंचकुला से मिला दिया। तो हमने आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे काम क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ऑफिस जो है पंचकुला में, हर काम हर अधिकारी पंचकुला बैठता है, सारे काम पंचकुला होते हैं, तो उससे हमारे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे को कम से कम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बार कालका दौरा रहा हर बार, और उन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए सिर्फ कालका पिंजौर के इनके लिए कॉर्पोरेशन के लिए दिया, जो 6 वार्डों में हमने 3 साल में जबरदस्त काम करवाए। कहीं गली भी नहीं थी, कहीं लाइट नहीं थी, तो इस तरह के काम 100 करोड़ रुपए दिए। तो हमने इस बात का निर्णय लिया कि हमारे को पंचकुला से हम अलग हों, और इसमें हमारे को बड़ी सफलता भी मिली। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी। और कुछ ही समय में, मतलब ये हमारे कालका पिंजौर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हमने नगर परिषद इसको कराया है। उससे हमारा लीडरशिप भी डेवलप होगी, और 3-3 हजार लोगों के पीछे जब एक एमसी होगा तो काम भी बहुत होंगे, और अधिकारी चाहे हमारा ईओ है चाहे सेक्रेटरी है, वो सभी यहाँ पर बैठेंगे, एक ऑफिस होगा, तो ये हमारे काम पहले से बहुत ज्यादा गति में कालका पिंजौर को जो जरूरत है वो होंगे। मैम, पिछले 5 साल का जो 2014 से 2019 तक जब आप विधायक थे, मुख्यमंत्री के भी कई दौरे कालका विधानसभा क्षेत्र में रहे, और बाकी कई केंद्रीय नेता जो है वो भी यहाँ पर अलग अलग समय पर कार्यक्रम में पहुंचे। आपके यहाँ पर कितने करोड़ रुपए की डेवलपमेंट जो है वो पूरी हो गई थी, या फिर अंडर प्रोसेस जो आज भी है, कितने करोड़ रुपए खर्च जो है वो आपने आपके 5 साल के कार्यकाल में किए? हमने कोई 800 करोड़ के करीब काम जो है कालका विधानसभा में हमारे हुए, और ज्यादातर सब कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पानी के ही मैंने बताया कि सब तरफ ट्यूबवेल, पूरी विधानसभा में ट्यूबवेल लगे हैं, सारा सब उसके अंतर्गत। कुछ काम ऐसे हैं जैसे अंडरपास है, आरओबी,
और RUB ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जैसे पिंजौर बाईपास बद्दी है, सिर्फ 2 महीने का काम और है, और सभी काम ज़्यादातर ख़त्म हो गया। रोड वगैरह जो पुराने काफ़ी, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट की परमिशन भी लेनी पड़ती है और भी काम होते हैं, इसलिए काम अंडर हुए हैं, लेकिन 800 करोड़ से अधिक के काम हमारे यहाँ पर हुए। मैम एक बार फिर वहीं लौटते हैं। 800 करोड़ रुपए की करीब परियोजनाएं जो है वो आप अपने 5 साल के कार्यकाल में लेकर यहाँ पर आई, और कई काम जो है वो पूरे हुए, और जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अभी भी जो उन पे काम जारी है। लेकिन 2019 के चुनाव में आपने बताया कि आपको वोट जो है वो 2014 के मुकाबले ज़्यादा बढ़कर मिले, लेकिन इसके बावजूद आप एक थोड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, क्या कारण रहा कि आप 2019 में दूसरी बार यहाँ से विधायक नहीं बन पाए? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि वोटें तो पिछली बार से ज़्यादा पड़ी हमारे को जी बिल्कुल। और अब की बार जो प्रदीप चौधरी जी थे वो इनेलो के कैंडिडेट थे और उनको कांग्रेस की एट ए टाइम टिकट मिली जी। तो सब जो है, कुछ पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट थे और भी, जैसे कांग्रेस से जिसको नहीं मिली वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए, तो सबकी वोटें बटी। अब की बार मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और काल का मेरा और वहाँ से कांग्रेस का प्रदीप चौधरी का था। विकास के पीछे लोगों ने हमारे को वोटें दी, तभी वोटें पहले से ज़्यादा पड़ी। और मेरे को तो कोई ऐसा कारण दिखता नहीं, कई बार भाग्य की बात हो जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं, लोगों ने प्यार पहले से भी ज्यादा दिया, क्योंकि कोरोना हमें तो ऐसा, पहले हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में एक बड़ी खूबी होती है कि हम विधायक हो या ना हो, हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है। हम तो पहले भी ऐसे काम करते थे, कोरोना के महामारी के समय भी लगातार लोगों के बीच में रह करके मैंने जो प्यार पाया शुरू से ही, उसको प्यार को बांटने का काम किया। और मेरे को लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं कहूंगी यही रही मेरी, कि मैंने लोगों को अपना समझा और लोगों ने मेरे को अपना समझा। और आज तक किसी विधायक ने मकान घर कालका में नहीं बनाया, सभी पंचकुला रहे, सबको पंचकुला से प्रेम रहा, लेकिन मैंने कालका और मोरनी दोनों जगह के लोगों को दिक्कत ना हो और लोगों के बीच में रहा जाए, ये सबसे बड़ा मेरा लोगों के बीच में प्यार और विश्वास रहा। मैम अभी 2019 के जब चुनाव हुआ था तब समीकरण अलग थे। 2019 में आपकी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। इसी के चलते गठबंधन में अब आज में प्रदेश में सरकार है। उपचुनाव अगर यहाँ होता है तो गठबंधन के नाते जो है वो पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो आप क्या समझते हैं, गठबंधन का फायदा होगा आपको यहाँ पर चुनाव लड़ने में, अगर आपकी पार्टी आपको मौका देती है? देखो, गठबंधन का तो फायदा होता ही है, क्योंकि जब 1 और 1 11 होते हैं, जब 2 पार्टी मिल करके और उनके सभी का हमारे को भी सहारा होता है, उनको भी होता है। तो गठबंधन का तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे ये इसको सोचा था, तो वो सोच के ही फायदा था और ऐसा है कि फायदा ही रहना। जी मैम, एक सवाल और है। हाल ही में एक 90 दिन हो गए, एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन जो है वो जिस तरह से चल रहा है और किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो उनको रद्द किया जाए, कृषि कानून जो है वो उनके हित में नहीं है। अगर उपचुनाव होता है कालका विधानसभा क्षेत्र का, तो उस दौरान आपको लगता नहीं है कि यहाँ का भी ग्रामीण क्षेत्र काफी ज्यादा है और उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा? देखो, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है और इसमें हमारी सबकी बहुत सहानुभूति है, क्योंकि हम सब लोगों में से बहुत से ऐसे हैं, हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसानों से परिचित हैं और प्लस किसान परिवारों के हैं। और हमारी सरकार भी पूरा इसमें लगी हुई है कि किस तरह जिस तरह चाहते हैं उस तरह हल हो, और ये किसानों के भले के लिए है, सबके भले के लिए। तो इसलिए इसे जो कृषि कानून आया है उसमें जो 3 बिल आए हैं उनके लिए रखा गया है कि लगातार लोगों के बीच में जाकर के बताने का काम कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो इस बात को बनाए बैठे हैं, और इस बात को सभी लोग भली भांति समझ गए हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमेशा हर चीज़ का हर सभी का भला किया है, सभी वर्ग का। तो किसानों के लिए भला करके उन्होंने ये बात की थी, और इस बात को ये सब लोग मानते भी हैं। कहीं भी हैं वो बोला, चाहे 90 दिन भले हो गए हों, लेकिन कुछ ही लोग जो अडामेंट हैं वो ये लोग समझ भी रहे हैं कि इनकी जो है वो जो मन और वो जो उनके विचार हैं वो ठीक नहीं है, वो हित में नहीं है, ना वो देश के हित में ना समाज के हित में। तो मेरे को यही कहना है कि इसको हमारे यहाँ भी भली बात एक पूरा स्वरूप चला था पूरे प्रदेश में। तो हमारी कालका विधानसभा में भी जगह जगह मंडलों में जाकर बूथ तक जाके इस बात में बातचीत की थी। तो सभी का मत ये है कि नहीं, इससे हमारे को कोई नहीं, इसलिए तो किसानों के हित के लिए, तो इससे कोई ऐसा असर पड़ने वाली बात नहीं है। मैम, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। प्रदीप चौधरी 2019 में यहाँ से विधायक बने। अभी हिमाचल के नालागढ़ कोर्ट ने उनको एक मामले में दोषी करार देते हुए उनकी जो है वो उनको दोषी करार दिया। इसके बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस सीट को खाली घोषित किया गया है और उनकी सदस्यता को फिलहाल रद्द किया गया है।
कोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिलती है, ऊपरी अदालत से अगर कोई राहत नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उपचुनाव होना तय है। लेकिन आपकी पार्टी का या आपका जो मुकाबला यहाँ होगा वो आप किसके साथ मानते हैं? कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला होगा या फिर और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी मुकाबले में होंगे? देखो, हमारे को लगता है कि मुकाबला तो क्या बताया, हमें तो मुकाबला किससे लगता ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो कार्यशैली रही है वो लोगों ने बता दी है कि कोई ऐसी कार्यशैली नहीं है। और यदि मैं सिर्फ विशेष रूप से सिर्फ पूरे हरियाणा में ही वैसे तो ऐसा है कि कांग्रेस का कहीं भी कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दूसरी पारी हमारी खेल रही है तब भी इन्होंने लगातार, विधायक हो या ना हो, जैसे मैं बताऊं कालका विधानसभा में भी जो हम विधायक हारे हुए थे और जहां जो दूसरी पार्टी के थे, जैसे यहाँ से प्रदीप चौधरी थे कांग्रेस के, सबको पैसा दिया 5-5 करोड़ रुपए पंचायतों के विकास के लिए कि पंचायत में काम करो, क्योंकि विधायक कोई भी हो सरकार के होते हैं। तो हमने तो उदारनीति दिखाई, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए भी आज तक कहीं 50,000 भी कहीं लगाओ, 50 लाख भी कहीं लगाओ, 50,000 तो ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता नहीं है कि लोगों ने इतना समय देख करके कि हमने जो काम किए थे वो काम वहीं के वहीं है, और उसके अलावा कोई एक भी काम कि हमारी सरकार नहीं है, ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारी सरकार तो पूरा फायदा देती है। और उसके बाद कहते हैं ना, जब खुद की इच्छा नहीं होती काम करने की तो कोई नहीं कर सकते, ओपोजिशन भी हो, खुद की इच्छा रहे तो आदमी काम करवा सकता है। तो मेरे को लगता नहीं है कांग्रेस क्या या कोई भी मुकाबले में नहीं है, मैं तो इस बात को कहूंगी। यानी 1-1.25 साल का जो कार्यकाल प्रदीप चौधरी का रहा, अभी उनकी सदस्यता जो है वो रद्द है कोर्ट के फैसले के चलते। ऐसे में जो उनका 1-1.25 साल का कार्यकाल है उसमें वो जो उनका क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ खास कर नहीं पाए आपकी नजर में? कुछ भी नहीं कर पाए जी। ये मैं ही नहीं कह रही कि मेरा कोई, देखो एक विरोध होता है, एक हद तक होता है, हमारा कभी ऐसा कोई बात नहीं है ना। मैं इस तरह की राजनीति करती हूँ कि व्यक्तिगत किसी पे वो लगाऊं। लेकिन यदि मैं कहूँ कालका के विकास के लिए कि देखो, यदि मैं विधायक बनी थी यहाँ तो 5 साल हमने सोचा कि नहीं, विधायक बने तो काम करना चाहिए, तभी रात दिन लग करके सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब तक वहां से हमारे को हेल्प नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे। लेकिन इच्छा शक्ति हमारी होती है, लगना पड़ता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि 5 साल में मैं ही नहीं, यदि आप कालका में कहीं किसी से पूछ लो, पिंजौर में, दून में, कालका, रायतेन, मोरनी या रायपुरानी भी आप जाकर के पूछो, तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं भी कोई ऐसा काम कि कहीं कोई मेरे को ये तो बताया कि प्रदीप चौधरी के माध्यम से कोई काम हुआ है। और लोगों को विधायक किस लिए चाहिए होता है, सरपंच किस लिए चाहिए होता है, इसलिए चाहिए होता है विधायक और जस कि भी उनका कोई काम हो, क्योंकि लोगों को काम से मतलब होता है ऐसा सार्वजनिक कोई काम हो जो जनता के हित में किया हो। तो मैं कोई भी एक काम मैं तो गिनवा नहीं सकती, कोई और गिनवा पाए तो पता नहीं मेरे को। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा थी, जिन्होंने कहा है कि कालका में पिछले 5 साल में जब वो विधायक थी तब 800 करोड़ के करीब जो परियोजनाएं हैं उन पे काम शुरू हुआ। कई जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी है, कहीं पर काम अभी भी जारी है। साथ ही लतिका शर्मा का ये साफ कहना है कि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे जिनकी सदस्यता कोर्ट के एक फैसले के चलते रद्द हुई है, उन्होंने 1-1.25 साल में इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है जिससे लोग उनके ऊपर फिर से भरोसा करें या उनकी पार्टी पे भरोसा करें। लतिका शर्मा ने साफ कहा है कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी, उनका किसी के साथ भी कोई मुकाबला नहीं, बल्कि बीजेपी जो है वो यहाँ अव्वल नंबर पर रहेगी। सहयोगी रवि और विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, कालका।